बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर 1 अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, अगर हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 जो है अपना, उसका नाम क्या है? चैप्टर 2 का नाम है इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। चैप्टर 2 का क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो जो हमें बात करनी है, बेसिकली जो अपना पूरा चैप्टर है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब वो 3 टॉपिक्स देखो क्या क्या है जो कि हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, और वो तीनों ही टॉपिक जो है वो रिलेटेड होंगे इन्वेस्टमेंट और लोन से, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले हमें जो इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ना है, 2 सेक्शंस पढ़ने हैं बेसिकली। एक है अपना सेक्शन 186 एंड एक अपना सेक्शन रहेगा सेक्शन 187। ठीक है, सेक्शन 186 एंड सेक्शन 187। अगर हम लोग बात करें सेक्शन 186, तो सेक्शन 186 अपना डील करता है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के साथ, और सेक्शन 187 अपना डील करता है इन्वेस्टमेंट्स टू बी हेल्ड बाय द कंपनी इन इट्स ओन नेम। क्या है अभी हम लिख लेंगे, आगे बात कर लेंगे, बट सबसे पहले हमें ये 2 सेक्शंस कवर करने हैं, सेक्शन 186 एंड सेक्शन 187। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक हमें जो टॉपिक कवर करना है, वो हमें टॉपिक कवर करना है डिपॉजिट्स। ठीक है, और एक हमें छोटा सा टॉपिक कवर करना है, वो हमें कवर करने हैं डिबेंचर्स। तो ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 186 एंड 187, देन वी विल प्रोसीड टू डिपॉजिट्स वाला पोर्शन, एंड फाइनली हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिबेंचर। अच्छा, अब अगर आपने इंटर के लॉ जो है आपको याद है, कंपनीज एक्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये 2 चैप्टर्स आपको याद होगा कि कंपनीज एक्ट में थे। इंटर में डिपॉजिट्स भी था अपना, डिबेंचर्स भी था। ठीक है, तो डिपॉजिट्स तो आप ये मानो कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है इंटर में था वही है, कुछ 4-5 टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, बाकी रिपीट ही हो रहा है। डिबेंचर्स वाला टॉपिक यहाँ पे अपने फाइनल में लिमिटेड है, इंटर में ज्यादा था, फाइनल में हमें यहाँ पे सिर्फ टाइप्स ऑफ डिबेंचर जो है वो बेसिकली देखने हैं। ठीक है, इतना ही है अपने मॉड्यूल में। चलो, तो ये 3 पार्ट्स करके हम ये चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेक्शन 186 से। तो अभी आप हेडिंग बनाओगे सेक्शन 186। ठीक है, चलो अब देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसकी जो हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगी? लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लोन और इन्वेस्टमेंट की जो पावर्स है, वो पावर्स किसके पास में है? बीओडी के पास है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर्स दे रखी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के लिए लोन भी ले सकते हैं और कंपनी के लिए, मतलब कंपनी के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट भी वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें बेसिकली सेक्शन 186 जो पढ़ना है, सेक्शन 186 जो है, सेक्शन 186 डील करता है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स से। किससे डील करता है? इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। इंटर कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है। जैसे मान लो अपने पास एक कंपनी है ए लिमिटेड, और अगर वो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन देना चाहती है या किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो ऐसे लोन को या ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? इंटर कॉर्पोरेट। ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट मतलब वन कंपनी और वो दूसरी कंपनी के साथ में डील कर रही है लोन देके या इन्वेस्टमेंट करके। करेक्ट है, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। अब सेक्शन 186 के हमें 2 सबसेक्शंस देखने हैं, सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 186 2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि 186(1) आपको क्या कहता है, तो 186(1) आपको ये कहता है कि एक जो कंपनी है, ठीक है, एक जो कंपनी है उसकी 2 लेयर्स हो सकती है, किसकी? इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज। एक कंपनी की मैक्सिमम 2 लेयर्स हो सकती है, किसकी? इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज की। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको तब समझ में आएगा अच्छे से जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अपने पास में एक कंपनी है, कौन सी? अपने पास में है एक कंपनी ए लिमिटेड। ठीक है, अब ये ए लिमिटेड जो है ना, ये आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसमें? बी लिमिटेड में।
ठीक है। ए लिमिटेड है वो आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसमें, बी लिमिटेड में। मान लो ए लिमिटेड ने बी में जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया है 60% ऑफ वोटिंग राइट्स का, करेक्ट है। अब बी लिमिटेड जो है वो आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसमें, सी लिमिटेड में। कितने का, मान लो 70%। कितने का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, 70% का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ठीक है भाई। चलो अब सी बोलेगी मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी करना है इन्वेस्टमेंट। अब सी लिमिटेड ने बोला मैं भी आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, किस कंपनी में, डी लिमिटेड में। तो सी लिमिटेड ने 65% इन्वेस्टमेंट कर दिया किसमें, डी लिमिटेड में। अब डी बोलेगी मैं भी करूंगी। डी ने किस में कर दिया, ई लिमिटेड में। मान लो कितने का कर दिया, 60 का कर दिया। ई ने कर दिया एफ में, 80 का कर दिया, ठीक है। एफ ने कर दिया जी ने, फिर इस तरीके से करके चेन चलती ही गई, चलती ही गई। फिर हम एक्स पे पहुंच गए, हम वाई पे पहुंच गए, हम जेड पे पहुंच गए, और भी पहुंचते जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे करके चेन चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब आप यहाँ पे एक बात बताओ कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट किया है बी लिमिटेड में, कितना परसेंट है, 60, एंड देन आगे 70 एंड 65। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट आगे करोगे, वो हम बात कर रहे हैं किसकी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज की या इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, ठीक है। इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट 50% जो है उससे ज्यादा का होना चाहिए। जैसे आपको याद है हमने होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ी थी, तो होल्डिंग सब्सिडरी जब हमने पढ़ी थी तब वहां पर भी हमने एक ये वाला मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मैक्सिमम 2 लेयर्स तक ही आप कर सकते हो। तो आपको याद होगा होल्डिंग सब्सिडरी कब बनती है, होल्डिंग सब्सिडरी तब बनती है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% क्या अक्वायर करती है, वोटिंग पावर अक्वायर करती है। ऐसा ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कोई सी भी कंपनी अगर वो किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और वो उसे अपनी सब्सिडरी बनाना चाहती है, ठीक है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स तक ही अलाउड है। इसका मतलब हमने जो ये इतनी लंबी चेन बनाई है, ये इतनी लंबी चेन परमिसिबल नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट। तो ये मैम हमने क्यों बनाई है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है कि देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों मना है, तो आप प्रैक्टिकली खुद सोचना। देखो ए लिमिटेड ने किस में इन्वेस्टमेंट किया है, बी लिमिटेड में, ठीक है। अब ए ने बी में इन्वेस्टमेंट करा है कितना, 60%। तो हमें पता है कि जो ए कंपनी होगी, ये ए कंपनी कंट्रोल करेगी बी के ऊपर, तो बी जो भी काम करेगी वो ए के अकॉर्डिंग करेगी, करेक्ट। अब जो सी कंपनी है, सी कंपनी जो है वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, जैसा बी बोलेगी। पर एक और चीज आपको याद है कि ए लिमिटेड का भी तो कंट्रोल है सी के ऊपर, क्योंकि इनडायरेक्टली ए कंट्रोल कर रही है बी को और बी कंट्रोल कर रही है सी को, तो इनडायरेक्टली ए कंट्रोल कर रही है सी को। सिमिलरली डी के लिए भी ये बोलेंगे हम, ई के लिए भी ये बोलेंगे हम। तो अल्टीमेटली आप देखते जाओ कि एक कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कितनी सारी कंपनीज बैठी हुई है। अब मान लो यहाँ पे जेड लिमिटेड जो थी ना, उससे जगह कोई फ्रॉड कर दिया, जेड ने कोई फ्रॉड कर दिया। अब जेड ने फ्रॉड कर दिया, अब ठीक है इन्वेस्टिगेशन हुआ, जेड ने बोला हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो जो कंट्रोल कर रही है कंपनी उसको पकड़ो जाके, ठीक है। अब जेड को कंट्रोल कौन कर रही है, वाई, वाई को ढूंढा हमने जाके, वाई बोला एक्स को पकड़ो, ऐसे करके अब एक्स बोलेगा उससे पहले वाले को पकड़ो। तो ऐसे करके हम ढूंढते ही रहेंगे कि कौन सी कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है, कितनी लंबी चेन बन गई, पागल ही हो जाओगे, ठीक है। और फ्रॉड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेट जिसका माइंड है फ्रॉड करने में, वो तो हमें पकड़ ही नहीं आ पाएगा ना कि वो कहाँ बैठा है, कौन सा पर्सन कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए क्या बोला यहाँ पे कि हमें चेन बनाने से प्रॉब्लम है, हमें सब्सिडरी बनाने से प्रॉब्लम नहीं है, हमें चेन से प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो आप चेन बना बना के और गलत काम में इन्वॉल्व हो सकते हो, हमें वो चीज नहीं चाहिए। तो इसीलिए एज पर कंपनीज एक्ट हमने क्या बोला, ये चेन जो है ना लिमिटेड रखो, 2 लेयर्स तक ही रखो, बात खत्म। इसका मतलब अगर हम बात करें 2 लेयर्स अपनी कहां पर खत्म हो गई, एक लेयर अपनी ये हो गई फर्स्ट लेयर, एक अपनी ये कौन सी हो गई, फर्स्ट लेयर। ए ने इन्वेस्टमेंट किया बी में, दैट इज फर्स्ट लेयर, और बी ने इन्वेस्टमेंट किया सी में, दैट इज व्हाट, सेकेंड लेयर। ए ने किया बी में फर्स्ट लेयर, बी ने किया सी में सेकेंड लेयर, दैट्स इट। सी अगर डी में करती है तो ये कौन सी लेयर मान ली जाएगी, ये मान ली जाएगी आपकी थर्ड लेयर। क्या मैम थर्ड लेयर परमिसिबल है, नो।
बस ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये जितना भी हमने पढ़ा ये सब अलाउड नहीं है एज पर कंपनीज। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। सो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो हम सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट कंपनीज की लेयर्स बनाते जाते हैं वो सिर्फ कहां तक अलाउड है? वो सिर्फ 2 ही लेयर्स तक अलाउड है, उसके आगे अलाउड है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या ये बात समझ में आई? ये बोलता है सेक्शन 186 सबसेक्शन 1। ठीक है। सो ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है। अब तो ये तो पूरा अलाउड था ही नहीं, मतलब बाद वाला। अब एक चीज सुनना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और तुम मुझे बताना खुद से कि क्या ये चीज सही है क्या। ए लिमिटेड है, ठीक है, अपने पास में। ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया, ए लिमिटेड ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया किसमें? बी लिमिटेड में। ठीक है। ए ने किसमें इन्वेस्टमेंट किया? बी लिमिटेड में। और बी ने किसमें इन्वेस्टमेंट किया? बी ने इन्वेस्टमेंट किया सी लिमिटेड ने 60 और यहाँ पे 80। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। अब ए लिमिटेड ने एक और इन्वेस्टमेंट किया एक्स लिमिटेड में 60% का, और ए लिमिटेड ने एक और इन्वेस्टमेंट किया वाई लिमिटेड में 80% का। ठीक है। और सुनो, बी लिमिटेड ने भी इन्वेस्टमेंट किया आगे, मान लो आर लिमिटेड में 80% का। ठीक है। और बी लिमिटेड ने एक और इन्वेस्टमेंट किया एस लिमिटेड में, मान लो कितने परसेंट का? 90% का। ठीक है। और सी लिमिटेड ने आगे इन्वेस्टमेंट किया लेट्स से डी लिमिटेड में, कितने परसेंट का? 60% का। अब तुम इस डायग्राम को देख के मुझे बताओगे कि कौन सी कंपनी ने सही इन्वेस्टमेंट किया, मतलब जो 2 लेयर्स का हमने कंसेप्ट पढ़ा, कौन सी कंपनी जो है वो 2 लेयर्स के कंप्लायंस के विद इन आ रही है और कौन सी कंपनी नॉन कंप्लायंस कर रही है। मेरा क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले आंसर सुनने से पहले अपने माइंड में सोचो और खुद को रिप्लाई करो कि बताओ कौन सी कंपनी जो है वो सही कर रही है और कौन सी कंपनी गलत कर रही है। चलो अब अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ए लिमिटेड की, तो क्या ए लिमिटेड बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? यस, क्योंकि हमें पता है ये कौन सी लेयर है? फर्स्ट लेयर है। क्या बी लिमिटेड सी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? एब्सोल्युटली, बिकॉज वी नो ये कौन सी लेयर है? सेकेंड लेयर है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या सी लिमिटेड डी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? नो, ये गलत है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ये हमने पढ़ लिया ये थर्ड लेयर होती है, तो ये अलाउड नहीं है। नाउ नया क्या देखा हमने यहाँ पे कि ए ने इन्वेस्टमेंट किया बी में, तो किया डन, पर ए ने एक और इन्वेस्टमेंट किया एक्स में और ए ने एक और इन्वेस्टमेंट किया वाई में। तो क्या हम ए का जो इन्वेस्टमेंट है बी में उसको फर्स्ट लेयर मान रहे थे, तो ए का इन्वेस्टमेंट एक्स को सेकेंड लेयर मानेंगे और ए का इन्वेस्टमेंट वाई को थर्ड लेयर मानेंगे? क्या ऐसा होगा? और वाई अलाउड नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि एक चीज सुनो, यहाँ पे जो ए ने इन्वेस्टमेंट करा है एक्स में और जो ए ने इन्वेस्टमेंट करा है वाई में, ये लेयर जो है ये सेकेंड और थर्ड लेयर नहीं है, ये फर्स्ट ही लेयर है। ये फर्स्ट ही लेयर है क्योंकि आपकी पहली सब्सिडरी तो है, जैसे बी है, जैसे ए के लिए बी है वैसे ही एक्स है और वैसे ही वाई है। तो ये जितनी भी हमने यहाँ पे देखी ना, ये वाला आपका पूरा, ये आपकी कौन सी लेयर है? ये आपकी फर्स्ट ही लेयर है। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसका मतलब हम इसको अगर इस तरीके से लिखें कि ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया बी लिमिटेड में, ए ने ही इन्वेस्टमेंट किया किसमें? एक्स लिमिटेड में, और ए ने ही इन्वेस्टमेंट किया किसमें? वाई लिमिटेड में। तो ये जो तीनों है, क्योंकि देखो यहाँ पे लेयर्स कब बनती है? इस तरीके से, ए ने बी में, बी ने सी में, सी ने डी में, इस तरीके से। पर ए कितनों में भी कर सकती है, वो लेयर नहीं है, वो तो उसकी फर्स्ट लेयर में काउंट होगी, फर्स्ट सब्सिडरी ही है वो। तो ए कितनों में भी कर सकती है। यही इस सेक्शन का इंटेंशन है कि तुम सब्सिडरी कितनी बनाओ, हमें सब्सिडरी से दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ढूंढना कितना इजी है। वाई को कंट्रोल कौन कर रहा है? ए। एक्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? ए। बी को कौन कंट्रोल कर रहा है? ए। ढूंढना इजी है, लेयर्स से प्रॉब्लम है हमें। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि ए जितनों में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है दैट इज फर्स्ट लेयर, आगे बी जितनों में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है या एक्स जितनों में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई। अब बी ने जिसमें भी किया, एक्स ने जिसमें भी किया, वाई ने भी जिसमें भी किया, ठीक है, ये सब कौन सी लेयर हो गई? सेकेंड लेयर। अब अगर ये वाली कंपनीज
आगे इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो अलाउड नहीं, क्योंकि ये किस में काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड लेयर में काउंट हो जाएगा। समझ आई बात? इसका मतलब हमें आपकी सब्सिडरीज से प्रॉब्लम नहीं है। ए लिमिटेड कैन हैव एज मेनी सब्सिडरीज जितनी उसको चाहिए, बी सी डी एक्स वाई जितनी भी चाहिए। बी भी सब्सिडरीज बहुत सारी रख सकती है, एक्स भी रख सकती है, वाई भी रख सकती है, बट ये वाली जो है ना, क्योंकि सेकेंड लेयर अब बन चुकी है, अब सेकेंड लेयर से आगे सब्सिडरीज नहीं बना सकती। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो ये बेसिकली इंटेंशन है किसका, ये इंटेंशन है अपने सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 का। अब ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खराब भी हो गया है, तो हम जब इसको अभी नोट्स में लिखेंगे तो हम एग्जाम्पल्स को अच्छे से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आप बनाओ लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। इसमें सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखो, it is the power of board of directors of the company given under section 179। आपने सेक्शन 179 इंटर में पढ़ा हुआ है, हम पढ़ते हैं सेक्शन 179 पावर्स ऑफ द बोर्ड। वहां पे आपको अगर याद तो बोर्ड को पावर्स दे रखी है लोन और इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। सो लोन और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो, अब सबसे पहले एक और चीज आप लिखो यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो हेयर इन्वेस्टमेंट मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हेयर इन्वेस्टमेंट मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सम restrictions are placed on company with regard to loans and investment as per section 186। सेक्शन 186 में देखो क्या बोला ऊपर कि ठीक है, बोर्ड को हमने पावर दी है कि बोर्ड लोन और इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वो रेस्ट्रिक्शन को मानना पड़ेगा कंपनी को, और तभी जाके हम लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 186 पे। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग बनाओ, सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 की। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसमें दो पढ़ने हैं, 186 1 भी पढ़ना है, 186 2 भी पढ़ना है। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 186 1, ठीक है। चलो, इसमें आप लिखना स्टार्ट करो, अनलेस अदरवाइज prescribed a company shall not make investment to more than 2 layers of investment companies, more than 2 layers of investment companies, ठीक है। देखो क्या बोला यहाँ पे, अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब, यानी अगर कहीं पे और कहीं और कुछ लिखा हुआ किसी सेक्शन में तो वो बात मान लेना, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर कहीं कुछ और बोला गया है तो वैसे मान लेना, और अगर कहीं कुछ और नहीं बोला गया है तो जैसा सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 बोल रहा है वैसा मान लेना। देखो, अब एक चीज और सुनो, आपको ये पता होना चाहिए, आप जब भी कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, ठीक है, मॉड्यूल वगैरह से, तो आपको वहां पे है ना ये दो चीजें दिखेंगी। एक तो आपको दिखेगा नॉट विद स्टैंडिंग, और एक आपको क्या दिखेगा, अनलेस अदरवाइज प्रेस्क्राइब्ड। अनलेस अदरवाइज प्रेस्क्राइब्ड। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है कि मैंने जो बोल दिया, मतलब जैसे मान लो किसी सेक्शन के आगे अगर नॉट विद स्टैंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, उसकी बिगिनिंग नॉट विद स्टैंडिंग से हो रही है, इसका मतलब ये सेक्शन ओवर राइडिंग सेक्शन होगा। क्या बोला, ये सेक्शन कौन सा सेक्शन होगा,
ये सेक्शन ओवरराइडिंग सेक्शन होगा। ओवरराइडिंग सेक्शन होने का मतलब क्या होता है कि ये बोलना चाह रहा है भाड़ में जाए बाकी सब लोग, भाड़ में जाए बाकी सारे सेक्शंस, मैंने बोल दिया ना मतलब यही होगा। जैसे आपके फैमिली में भी कुछ होता है कि कुछ कुछ, जैसे मान लो पापा हैं किसी के या किसी की मम्मी है, उन्होंने बोल दिया ना मतलब वही होगा। अब चाहे बच्चे रोते रहे, कोई दूसरा रोता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पत्थर की लकीर हो गई वो चीज। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग, कि भाड़ में जाए बाकी सारी चीजें, मैंने बोल दिया मतलब यही होना है, बात ही खत्म है। क्लियर है? और अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब बेचारा जो है ये ओवरराइडिंग सेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि देखो मैं ये बोल रहा हूं, अगर कोई कुछ और बोले तो उसकी बात मान लेना। ठीक है, अगर कोई कुछ और बोलता है, कोई सेक्शन में कुछ और चीज लिखी हुई है तो वो मान लेना, और कोई सेक्शन जो है वो कुछ और नहीं बोलता तो जो मैंने बोला है वो मान लेना। ये बेचारा मतलब शांत है। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है, कहीं और कुछ लिखा है तो वो मान लेना, और वो कुछ नहीं बोल रहा कोई और सेक्शन, तो जो मैंने बोला है वो मान लेना। ठीक है, तो जहां पे नॉट विथ स्टैंडिंग है, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ओवरराइडिंग होता है कि और कहीं पर कुछ भी लिखा हो वो माना नहीं जाएगा, जो मैंने बोल दिया वो माना जाएगा। और अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब जहां पर भी आ रहा है उसका मतलब क्या होता है, और कहीं पर जो लिखा हुआ है वो मान लेना पहले। ठीक है, और कुछ और नहीं लिखा हुआ तब मेरी बात मान। समझ आई बात? ये आपको जब भी आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो ये आपको दिखेगा कंपनीज एक्ट में बहुत जगह पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसको वहीं पे लिख भी सकते हो आप, लिख ही लो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या बोला, अनलेस अदरवाइज प्रेस्क्राइब्ड, द कंपनी शेल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के, एक कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है 2 लेयर्स से ज्यादा। ठीक है, जैसे भी हमने एग्जाम्पल लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी कि कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है 2 लेयर्स से ज्यादा, और यहाँ पे 2 लेयर्स किसकी बोली है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बोली है। ठीक है, देखो वैसे जो ये 2 लेयर्स वाला कंसेप्ट है ना, ये हर कंपनी पे ही एप्लीकेबल होता है, हर होल्डिंग, हर सब्सिडरी कंपनी पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट कंपनी जो एक वर्ड यूज करा है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका काम ही होता है इन्वेस्टमेंट, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस होता है इन्वेस्टमेंट का, उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, उस कंपनी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ पे है ना नोट बना के पहले आप डेफिनेशन लिख लो इन्वेस्टमेंट कंपनी की, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लिखो, इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी means a company whose principal business, investment company means a company whose principal business is acquisition of shares, comma debentures, comma other securities, shares, comma debentures, comma other securities। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने प्रिंसिपल बिजनेस लिखा है इसको ऐसे मार्क करके लिखना, प्रिंसिपल बिजनेस में 2 एरो बनाओ इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ assets in the form of investment in share or debenture etc are minimum 50% of total assets, minimum 50% of total assets, or income from investment business, income from investment business is minimum 50% of gross income, minimum 50% of ग्रॉस इनकम। ठीक है, देखो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, इसने क्या बोला कि एक कंपनी की अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो कितनी लेयर हो सकती है इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, 2 ही हो सकती है लेयर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस मतलब इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं मेजर बिजनेस, कि मेन काम ही क्या है, किसी पर्सन का मेजर काम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट आप किस में कर सकते हो, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में,
किसी दूसरी कंपनी के मान लो डिबेंचर में, अदरवाइज सिक्योरिटीज में। और प्रिंसिपल बिजनेस कब माना जाएगा, या तो आप ये वाली कंडीशन पूरी कर रहे हो या फिर आप सेकेंड वाली कंडीशन पूरी कर रहे हो। पहली कंडीशन क्या है, अगर आपके असेट्स, देखो जैसे एग्जांपल लेते तो आपको और क्लियर होगा। मान लो अपने पास एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। अब ये ए लिमिटेड है, अब क्या ये ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं है, इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है। अगर ये ए लिमिटेड का प्रिंसिपल बिजनेस इन्वेस्टमेंट का है, अगर ये ए लिमिटेड का प्रिंसिपल बिजनेस इन्वेस्टमेंट का है, तो हम इस ए लिमिटेड को क्या बोलेंगे, हम इस ए लिमिटेड को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्लियर है? अब सुनो, अब ये ए लिमिटेड जो है ना, मान लेते हैं ये किस में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। ए लिमिटेड के टोटल असेट्स कितने हैं, 100 करोड़ के, और ए लिमिटेड की जो ग्रॉस इनकम है वो भी मान लो कितने की है, या वो आप मान लो कितने की है, 200 करोड़ की। ए लिमिटेड के टोटल असेट्स कितने हैं, 100, इनकम को छोड़ो 10 करोड़ मान लो, और इनकम कितने की है, 10 करोड़ की, सारा काम मिला के। अब यहाँ पे आपको ये चीज बतानी है कि क्या ये ए लिमिटेड जो है ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं है। तब ये जानने के लिए कि ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं है, आपको ये देखना होगा कि ए लिमिटेड का प्रिंसिपल बिजनेस इन्वेस्टमेंट का है या नहीं है। अब प्रिंसिपल बिजनेस इन्वेस्टमेंट का होने के लिए मैंने आपको बताया दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन, असेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आर मिनिमम 50% ऑफ टोटल असेट्स। अब ए लिमिटेड ने बी में इन्वेस्टमेंट करा, मान लो ए लिमिटेड ने बी के शेयर्स खरीदे, और ए ने जो बी के शेयर्स खरीदे वो शेयर्स कितने के खरीदे, मान लो 60 करोड़ के, बी के खरीदे, सी खरीदे, अलग अलग कंपनी से खरीद लिए, तो कितने के खरीद लिए, 60 करोड़ के, ठीक है। और एक बात बताओ, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, डिबेंचर्स खरीदते हो, तो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आएगा, डिविडेंड आपकी इनकम है, ठीक है। और डिबेंचर्स परचेज करते हो तो इंटरेस्ट वगैरह आएगा, बॉन्ड्स परचेज करते हो इंटरेस्ट वगैरह आएगा। तो अब मान लो कि जो इसने इन्वेस्टमेंट करा है उससे इसकी इनकम आ रही है कितने करोड़ की, 2 करोड़ की। जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है वो कितने करोड़ की आ रही है, इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है 2 करोड़ की। अब हमें ये जानना है कि क्या ये ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, टोटल असेट्स कितने हैं, 100 करोड़। टोटल असेट्स में से देखो कि इन्वेस्टमेंट वाले असेट्स कितने हैं, 60 करोड़। टोटल असेट्स में से इन्वेस्टमेंट वाले असेट्स कितने हैं, 60 करोड़, ठीक है। और दूसरी आपको कंडीशन क्या बोली है, टोटल इनकम कितनी है, 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट वाली इनकम कितनी है, 2 करोड़। अब क्या बोला है कि या तो असेट मिनिमम 50% हो, या फिर इनकम इन्वेस्टमेंट वाली मिनिमम 50% हो। अब देखो इनकम की कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही, पर असेट वाली कंडीशन पूरी हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो असेट जो है अपने पास में, असेट, टोटल असेट कितने हैं, 100 करोड़। उस 100 करोड़ में से 60 करोड़ जो आपके हैं वो इन्वेस्टमेंट वाले असेट्स हैं या नहीं है, बिल्कुल। तो ये हम कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा ही हो गया ना, तो मिनिमम 50% वाली कंडीशन असेट्स वाली ये पूरी हो गई, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। समझ आई बात, ठीक है। ऐसा आपको एग्जाम्पल वगैरह, क्वेश्चन वगैरह जो है प्रैक्टिकल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप एग्जाम्पल के लिए नोट कर सकते हो, पर एज सच जो है ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन या आपको बुक में मॉड्यूल में गिवन नहीं है, ठीक है टॉपिक, बट आप समझने के लिए इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये क्यों समझाया इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो अब आप सुनो ध्यान से, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करिए तो हमने एक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, अब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अब सुनना ध्यान से कि ए लिमिटेड है, हम इसको इन्वेस्टमेंट कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम इसको इन्वेस्टमेंट कंपनी तब मानेंगे जब इसका प्रिंसिपल काम इन्वेस्टमेंट का, यानी इसका मेजॉरिटी बिजनेस इन्वेस्टमेंट का ही है। और इन्वेस्टमेंट का बिजनेस कब है, जब आधा आपका काम, मिनिमम 50% बोला ना, कि आधा काम आपका इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। अगर आपका आधा काम इन्वेस्टमेंट का है तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा प्रिंसिपल बिजनेस किसका होगा, इन्वेस्टमेंट का। तो अब या तो असेट के थ्रू देख लो आप, या फिर आप किसी थ्रू देख लो, इनकम के थ्रू देख लो, दोनों में से आप किसी भी चीज के थ्रू देख लो। अगर आपका आधा काम, कम से कम आधा काम इन्वेस्टमेंट का है, तो आपकी कंपनी क्या मान ली जाएगी, आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी मान ली जाएगी,
क्लियर है? तो अब ये बोल रहा है भाई कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर आगे लेयर्स बनाना चाहती है तो कितनी ही लेयर्स हो सकती हैं? 2 ही लेयर्स हो सकती है। और वैसे किसी भी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी कंपनी की 2 ही लेयर्स होती है, बट सेक्शन 186 में स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो है मेंशन कर दिया। क्लियर है? सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, है ना? तो कॉम्प्लिकेट मत करना, इसको बहुत सिंपल सी चीज है। एक कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती कितने लेयर्स से ज्यादा? 2 लेयर्स से ज्यादा। सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाह रहा है। और यहाँ पे इसने बस क्या बोल दिया कि एक कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो कंपनी कौन सी होगी? देखो, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो नॉर्मल होल्डिंग सब्सिडरी में आ जाएगा, आइदर वो चीज कवर हो जाएगी, या फिर क्या होगा, वो कौन सी कंपनी होगी, या फिर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना? ठीक है। तो यहाँ पे 186 में इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में आपको बताया गया है। अब आप चाहो तो ये एग्जाम्पल को आप नोट कर लोगे तो आपको डेफिनेशन जो है ना इन्वेस्टमेंट कंपनी की, ये और क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं इसको यहां से एक बार हटा देती हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से जो अपना मेन सेक्शन 186(1) है। ठीक है, ये तो अपना बस इन्वेस्टमेंट कंपनी का हमने डेफिनेशन लिखी है। अब अपने मेन प्रोविजन पे आ जाओ जो हम एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो अगर हम एग्जाम्पल लिखे तो वैसे तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया था, बट स्टिल आप वो एग्जाम्पल एक बार नोट डाउन कर लेना, जिससे आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो सबसे पहले जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था अपने पास में कौन सी कंपनी है, अपने पास में ए लिमिटेड है। ठीक है, अब ये ए लिमिटेड क्या करना चाहती है? ये ए लिमिटेड जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसमें? बी लिमिटेड में। ए लिमिटेड क्या करना चाहती है? इन्वेस्टमेंट करना चाहती है बी लिमिटेड में। ठीक है, और बी लिमिटेड जो है वो आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किस कंपनी में? सी लिमिटेड में। और सी लिमिटेड जो है वो आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किस कंपनी में? डी लिमिटेड। तो अब हमें पता है कि सिर्फ कहां तक ही अलाउड होगा? सिर्फ अलाउड होगा यहां तक, दैट इज सी लिमिटेड तक। सिर्फ अलाउड कहां तक होगा? सी लिमिटेड तक। इसका रीजन, अगर यहाँ पे हम देखें, मान लो 60 किया है, 80 किया है, 70 किया है। ठीक है, तो अब ये जो है ये अपनी कौन सी लेयर हो गई? फर्स्ट लेयर, दैट इज अलाउड। और ये अपनी कौन सी लेयर हो गई? सेकेंड लेयर, दैट इज ऑल्सो अलाउड। फर्स्ट लेयर अलाउड है, सेकेंड लेयर अलाउड है। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और एग्जाम्पल लिया था, जैसे मान लो अगर ए है, ए किसी और कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट, या इसको ऐसे बना लो, ए जो है अगर वो किसी और कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जैसे ए ने इन्वेस्टमेंट किया एक्स लिमिटेड में, या ए ने इन्वेस्टमेंट किया वाई लिमिटेड में, तो ये दोनों भी कौन सी लेयर में काउंट होंगे? फर्स्ट लेयर में। चलेगा क्या? बिल्कुल। बी जो है, बी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है आर लिमिटेड में, या बी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है एस लिमिटेड में, ये भी चलेगा, क्योंकि ये भी कौन सी लेयर काउंट होगी? सेकेंड। सी किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, तो यहाँ पे ये सी कौन सी लेयर हो गई? थर्ड लेयर, एंड दिस इज नॉट अलाउड। दिस इज थर्ड लेयर एंड दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल नोट कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हमने बात की कि चाहे कोई सी भी कंपनी हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो सिर्फ कितनी लेयर्स तक चला सकती है? 2 लेयर्स तक चला सकती है। ठीक है, अब वो चाहे नॉर्मल होल्डिंग सब्सिडरी हो तब भी वो 2 लेयर्स वाली चीज एप्लीकेबल होगी। इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका मेन काम ही इन्वेस्टमेंट करने का है, तो ऐसा नहीं है कि आपका काम इन्वेस्टमेंट करने का है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐसे 20 25 40 लेयर्स रख लोगे कि हमारा काम ही ये है। नहीं, इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए ही यहाँ पे क्या बोला? 2 लेयर्स अलाउड है। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज जो है वो ध्यान रखनी होगी कि इसमें भी हमें एक्सेप्शंस दे रखे हैं। इसमें भी हमें क्या दे रखे हैं? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस दे रखे हैं, इसका मतलब मैम क्या हम 2 लेयर से ज्यादा रख सकते हैं? बिल्कुल, एक्सेप्शंस हैं, दैट मीन्स आप 2 लेयर से ज्यादा रख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें लिखो प्रोवाइडेड दिस सबसेक्शन shall not apply
या ऐसे लिखो शेल नॉट रेस्ट्रिक्ट, दिस सबसेक्शन शेल नॉट रेस्ट्रिक्ट। फर्स्ट लिखो अ कंपनी फ्रॉम acquiring another company, a company from acquiring another company incorporated outside India having more than two layers of investment subsidiaries, having more than two layers of investment subsidiaries. Second लिखो subsidiary company from having an investment subsidiary company from having an investment subsidiary to meet the requirements of any law। देखो बेसिकली हम कह सकते हैं क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो सबसेक्शन है मतलब कौन सा 186(1) ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। देखो 186(1) सिंपली क्या बोलता था, दो लेयर हो सकती है, दो से ज्यादा लेयर्स हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा आप जो है सब्सिडरीज जो है वो नहीं रख सकते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, क्लियर। लेकिन क्या बोला कि ये जो दो केसेस हैं इन दो केसेस पे ये वाला सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या ये दो से ज्यादा लेयर्स रख सकती हैं, एब्सोल्युटली रख सकती हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला, देखो सेकंड वाला पढ़ लो पहले, सेकंड वाला बहुत सिंपल है। अगर लॉ ने बोल दिया, मान लो कोर्ट का ऑर्डर है या लॉ में लिखा हुआ है, जैसे अभी ऊपर भी हमने बात की थी ना, क्या लिखा हुआ था, अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब। तो अगर मान लो लॉ में कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है कि हम दो से ज्यादा लेयर्स रख सकते हैं, तो अगर लॉ ने बोल दिया तो क्या आप दो से ज्यादा लेयर्स रख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, लॉ के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अगर लॉ ने बोला है कि दो से ज्यादा लेयर्स आप रख सकते हो कहीं पर, तो फिर आप रख सकते, सिंपल। अब देखो फर्स्ट वाला पॉइंट आप पढ़ो, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोला है कि रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कंपनी को फ्रॉम अक्वायरिंग अनदर कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग मोर देन टू लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी। अब सुनना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है, देखो एग्जाम्पल सुनो। मान लो एक कंपनी है बी और ये जो कंपनी है ना ये इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। बी कंपनी जो है ना बी, ये इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो हम ये दो लेयर चिल्ला रहे हैं, ये दो लेयर वाली कंडीशन ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होती है? नहीं, ये दो लेयर वाली कंडीशन अपने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है, और अपना कंपनीज एक्ट मतलब इंडिया। ये दो लेयर्स वाली जो कंडीशन है ये इंडिया पे एप्लीकेबल है, समझ आई बात। इसका मतलब बाहर वाली कंट्रीज का क्या होगा मैम, अरे उनकी कंपनीज एक्ट है ना, बाहर वाली जो भी कंपनीज हैं उसमें उनकी कंपनीज एक्ट लगेगी। तो किसी कंपनीज एक्ट ने बोला होगा कि आप 10 लेयर रखो, आप 4 रखो, आप 25 रखो, आप रखो ही मत, कितनी मतलब अनलिमिटेड भी रख सकते हो। तो उनकी एक्ट है जो बोलेगी वो वैसा कर लेंगे। हमारी कंपनीज एक्ट हमें दो बोलती है, ठीक है। सो अब अगर ये बी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, दैट मीन्स इसकी लेयर्स जो होंगी वो जरूरी है कि दो ही हो, नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे मान लो इस कंट्री की जो लॉ है ना वो बोलती है 4 रखो तुम, तो बी ने सी में कर रखा है, सी ने डी में कर रखा है, डी ने ई में कर रखा है, ठीक है। जब भाई उस कंट्री की लॉ को दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है, ठीक है, कर लिया। अब सुनो, अब अपनी मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये ए लिमिटेड जो है ना ये कहां पर है, ये ए लिमिटेड है इंडिया में। ए लिमिटेड कहां पर है, ए लिमिटेड है इंडिया में, ठीक है, इनकॉर्पोरेट हुई है इन इंडिया। अब ए लिमिटेड क्या चाहती है, ए लिमिटेड जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, किसमें, बी में। यानी ए लिमिटेड बी को क्या बनाना चाहती है, अपनी सब्सिडरी। ए लिमिटेड बी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्लियर है। तो अब जब ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसमें, बी में, और इस केस में मान लेते हैं वो कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, 60% का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो अब देखो
ये कौन सी लेयर हो जाएगी इस वजह से, फर्स्ट लेयर, ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगी थर्ड, और ये हो जाएगी फोर्थ। अब हम क्या बोले, अब हम क्या यहाँ पे सी को बोले क्या कि तुम डी को छोड़ दो, और डी को बोले कि तुम ई को छोड़ दो? भाई बाहर वाली कंट्री बोलेगी हमारी कंपनी को तो अलाउड है, हमारी कंट्री में कंपनीज रख सकती है 4 लेयर, तुम्हें काय की दिक्कत हो रही है? लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में तो हमें पता है ना कि हम सिर्फ सी तक रख सकते हैं, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर बाहर वाली कंट्री क्या बोलेगी, इंडिया वाली कंपनी को मत करो अक्वायर, तुम्हें इतनी परेशानी है हमारी 4 लेयर से, तो मत करो अक्वायर। पर आपको पता है अगर अपनी कंपनी बाहर वाली कंपनी को अक्वायर कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, इंडिया तो उसको प्रमोट करेगी। इसीलिए अपने कंपनीज एक्ट ने इसको एक्सेप्शन में डाल दिया कि अगर हमारी कंपनी किसी बाहर वाली कंट्री की कंपनी को अक्वायर करती है और उस वाली कंपनी की ऑलरेडी 2 से ज्यादा लेयर्स हैं, तो हमें चलेगा, हमें चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझ आई बात? अब इसकी लैंग्वेज पढ़ो। अ कंपनी मतलब यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है किसके ऊपर, एक कंपनी के ऊपर, फ्रॉम अक्वायरिंग अनदर कंपनी, यानी ए अक्वायर कर रही है बी को जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, और उस बी की 2 से ज्यादा लेयर्स है इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज की। ठीक है, यानी जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करेगी तो उस केस में वो ऐसी बाहर वाली कंपनी में पैसा लगा रही है, सब्सिडरी बना रही है जहां पे 2 से ज्यादा लेयर्स हैं, तो हमें चलेगा। तो इस केस में हम इसको एक्सेप्शन मानेंगे क्योंकि हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप बाहर वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो, हम प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को। तो हम लेयर की रेस्ट्रिक्शन लगाते फिरेंगे तो फिर आप कभी बाहर वाली कंट्री की कंपनी को अक्वायर ही नहीं कर पाओगे, लेयर 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 सोच। इसका मतलब लेयर वाली चीज जो है वो ओनली कहां पर एप्लीकेबल है, इंडिया वाली कंपनीज। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो चैप्टर 1 ऑब्वियस ही बात है वो आपका रिवीजन वाला चैप्टर था, तो वो आपको समझने में इजी हो रहा होगा। अब यहाँ से आपका जो ये चैप्टर है ये बिल्कुल भी अपना इंटर में नहीं आया था। ठीक है, सो ये आप पहली पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही इसको समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वीडियो को 2 बार सुन लेना। ठीक है, लेकिन अच्छे से समझ के ही आगे जो है फर्दर प्रोसीड करना। ये मत सोचना कि हम इंटर के जैसे लॉ को रट्टा मार लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो जब तक आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट केस स्टडी वाला आंसर। इसीलिए आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, अभी तो हमने एक ही सबसेक्शन जो है उसी पे है, अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा पूरा जो भी हमने यहाँ पे चीज डिस्कस की है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अक्वायर कर सकती है क्या? यस, कैन अक्वायर। क्या ये चीज अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, और आप इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लोगे कहाँ पे, इस वाले एक्सेप्शन फर्स्ट वाले पॉइंट के नीचे। ठीक है, चलो, तो विद दिस वी आर डन विद अपना जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट था, प्रोवाइडेड वाला जो पॉइंट था वो हो गया। अच्छा, इसके बाद में अब आप एक नोट बनाओ, अब आप एक नोट बनाओ। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फिर हम वो नोट लिखेंगे। सुनो, एक कंपनी है ए लिमिटेड और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है कितना परसेंट? 100%। ए ने बी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है? 100%। बी ने सी में इन्वेस्टमेंट करा है 80%। सी ने डी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है लेट्स से 90%। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी लेयर्स हो गई? फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। अब आप बोलोगे मैम ये तो अलाउड ही नहीं है, सी के बाद तो रुक जाना चाहिए, सी तो डी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। बट आप देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस है क्या अपने नॉर्मल एग्जाम्पल से? एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो अपनी ए लिमिटेड है ना उसने जो बी में इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज 100%, विच मेक्स बी लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी। बी लिमिटेड क्या बन जाती है? होली ओन्ड सब्सिडरी। किसकी? ए की, है ना? क्योंकि जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का 100% अक्वायर करती है कैपिटल, वोटिंग पावर, तो 100% अक्वायर करने की वजह से वो होल्डिंग कंपनी बनती है और जो वो सब्सिडरी है वो नॉर्मल सब्सिडरी नहीं बन के क्या बन जाती है? होली ओन सब्सिडरी
बन जाती है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड के लिए क्या हो गई, होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी इज नॉट काउंटेड इन लेयर। होली ओन सब्सिडरी को हम लेयर में काउंट नहीं करते। समझ आई बात? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो ये ए लिमिटेड है और जो ये बी लिमिटेड है, नॉर्मली हम इसको फर्स्ट लेयर मानते ना, नॉर्मली हम इसको क्या मानते, फर्स्ट लेयर मानते ना, बट मैंने क्या बोला, होली ओन सब्सिडरी लेयर में काउंट नहीं होगी। दैट मीन्स हम इसको फर्स्ट लेयर नहीं मानेंगे। दैट मीन्स ये जो दोनों कंपनीज हैं, कौन सी, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज एक ही कंपनी मानी जाएगी। ऑल्दो ये सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, बट इस पर्पस के लिए हम इसको लेयर, देखो अल्टीमेटली पूरा पैसा ही आपका लगा हुआ है, वो कंपनी आपके अकॉर्डिंग चलेगी तो आपकी ही हो गई एक तरीके से, तो उसको जबरदस्ती लेयर में काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये ए और बी एक ही माने जाएंगे। इसका मतलब मैम फर्स्ट लेयर कहाँ से काउंट होगी, ये एक कंपनी माने गए। अब अपनी जो फर्स्ट लेयर है ना, वो बी और सी वाली फर्स्ट लेयर काउंट होगी। ठीक है, ये लेयर में काउंट नहीं होगी, नॉट काउंटेड इन लेयर। ठीक है, बी और सी वाली अपनी फर्स्ट लेयर काउंट होगी एंड सी एंड डी वाली अपनी सेकेंड लेयर काउंट होगी। सी एंड डी वाली अपनी सेकेंड लेयर काउंट होगी। तो ये चीज हमें ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ए और बी, क्योंकि जो बी है, बी क्या है, होली ओन सब्सिडरी, इस वजह से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो अपनी ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये दोनों एक ही काउंट कर लो, लेयर काउंट मत करो। तो एक कंपनी ये हो गई। अब एक कंपनी जब दूसरे में करेगी तब वो पहली लेयर बनेगी। तो यहाँ पे पहली लेयर कब बनेगी, बी के बाद, एंड सेकेंड लेयर कब बनेगी, सी के बाद। इसका मतलब ये अलाउड है। अब जब डी करती है ना आगे ई में, वो अलाउड नहीं होगा, वो अलाउड नहीं होगा क्योंकि अब वो थर्ड लेयर हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पे नोट में लिखने वाले थे। ठीक है, सिंपल सा नोट है, लिख लो इसमें नोट बना के, wholly owned subsidiary not counted in number of layers. wholly owned subsidiary not counted in number of layers. ठीक है, ये चीज हमें बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलो, तो ये अपना यहाँ पे नोट भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट आप लिखो यहाँ पे, और उसके बाद में जो अपना ये सेक्शन है 186 सबसेक्शन 1 बेसिकली वो अपना पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आप एक सब हेडिंग बनाओ इसमें, नॉन एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 186(1) कि जो ये सेक्शन 186(1) है, 2 लेयर्स वाला, ये किस किस पे अप्लाई ही नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये 2 लेयर की लिमिट रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगी किस किस कंपनी पे, उन कंपनीज पे जिनका काम ही यही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, बैंक, अब एक बैंक है तो बैंक के पास जो पैसा आ रहा है, बैंक उसका हवन थोड़ी करेगी। बैंक के पास जो भी हम लोन वोन जो है वो लेते हैं, बदले में हम जो डिपॉजिट देते हैं, ठीक है, बैंक का ये काम होता है मेनली लेंडिंग और डिपॉजिट। अब एक बात बताओ, बैंक के पास जो पैसा आता है अपना डिपॉजिट वाला, बैंक क्या उसको संभाल के रखती है अपने पेट में, नहीं। बैंक क्या काम करेगी, बैंक उसको इन्वेस्ट करेगी। तो हम कह सकते हैं बैंक का इन्वेस्टमेंट जो है वो एक मेजर प्रिंसिपल एक्टिविटी है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, इसका भी मेनली यही काम होता है, एनबीएफसी इसका भी यही काम होता है। तो इनका तो काम ही है, क्या काम है इनका, तो इन्वेस्टमेंट का। तो अब एक बात बताओ, इनके ऊपर भी लिमिटेशन लगा दोगे, इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि नहीं तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, 2 लेयर के बाद रुक जाओगे, तो ये क्या बोलेंगे, भाई हम क्या धंधा बंद कर दे, काम बंद कर दे। अगर तुम हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो क्या इस केस में चीज सही है, नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला कि जिन कंपनीज का काम ही इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स ये सब है, उनके ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। और ऑल्सो इन कंपनीज की अपनी खुद के एक्ट है ना, जैसे बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बैठा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैठा है, वो देख लेंगे कितना इन्वेस्टमेंट करना है कितना नहीं करना। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आईआरडीआई बैठा है। ठीक है, तो इनके लिए अपनी एक्ट बैठी है, इनके लिए अपना रेगुलेटर बैठा है। और जब भी आपको याद होगा हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट जो है वो सिर्फ उतना ही एप्लीकेबल होता है जितना वो कंसिस्टेंट है, जितना वो मतलब मैच हो रहा है उनके स्पेशल एक्ट की प्रोविजन से। स्पेशल एक्ट की प्रोविजन ज्यादा माननी है।
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन 186(1) है आपका, ये उन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट वगैरह का है, ठीक है। जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, स्पेसिफाइड एनबीएफसीज। एनबीएफसीज क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी। इन सब पे ये जो 186(1) है, मतलब ये जो 2 लेयर वाली रेस्ट्रिक्शन है, ये एप्लीकेबल नहीं होती। सिंपल सा रीजन है, इनका काम ही वही है। अब तुम अगर इनके ऊपर लेयर्स की रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो ये कभी काम ही नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद अपना जो पूरा सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 था। वैसे तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ने के बाद रिवाइज करोगे ना, तो आप ये मानो 5 से 10 मिनट में आप ये पूरा सबसेक्शन 1 रिवाइज कर सकते हो। बट हमें टाइम क्यों लगा है? बिकॉज मुझे आपको सारे एग्जाम्पल समझाने पड़े। देन हमने इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन देखी, ठीक है, सो वो थोड़ा सा एग्जाम्पल हमने देखा, इस वजह से। बाकी जब आप एक खुद से रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और बहुत ईजी सा है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसको आप एक बार वापस से अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 186(2) करने वाले हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अलग ही क्लास में कवर करेंगे अच्छे से। आज के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ के और रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।